नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्ता की लिप्सा ने मणिपुर को जाति हिंसा की ज्वालाओं में झोंक दिया है। सरकार को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो जो कुछ कर रही है उसके कितने घातक परिणाम मणिपुर, पूर्वोत्तर और समूचे भारत के लिए हो सकते हैं। लेकिन कला के संसार में क्या ये चिंता, ये परवाह नजर आ रही है? क्या कला जगत इसकी परवाह कर रहा है कि जिस मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत के वो गुणगान करता रहता है उसके प्रति उसका कोई दायित्व भी है? अगर ऐसा कुछ है तो वो दिखलाई क्यों नहीं दे रहा है? कला जगत के इस दो मुहेपन को रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज देखेंगे, क्या हिंदी को हिंसक बनाया जा रहा है? इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा लेंगे प्रोफेसर अपूर्वानंद, ओम थानवी और अर्जुमंद आरा। वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी दूसरी आवाज में आज हिंदी अंचल में बढ़ती हिंसा की पड़ताल करेंगे। राजनीति और समाज में जब भी हिंसा बढ़ती है तो निजी एवं सार्वजनिक संवाद में भी हिंसक अभिव्यक्तियां बढ़ जाती हैं। मीडिया में तो खास तौर पर यह हिंसा प्रतिबिंबित होती है, जैसा कि आज की मीडिया में हम देख भी रहे हैं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर कहा जा रहा है कि हाल के दशकों में हिंदी अधिकाधिक हिंसक होती जा रही है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों होने दिया जा रहा है। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ओम थानवी, लेखक, आलोचक एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर अपूर्वानंद और दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य की प्रोफेसर अर्जुमंद आरा। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। अपूर्वानंद जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये कहा तो जा रहा है कि हिंदी भाषा में हिंसा बढ़ रही है, वो हिंसक रूप अख्तियार कर रही है, लेकिन किस आधार पर ये कहा जा रहा है और आम लोगों को कैसे समझाया जाए कि इस तरह से हिंदी ज्यादा हिंसक हो रही है? हिंदी भाषा के कई उपयोग हैं और कई रूपों में हिंदी भाषा हमारे सामने आती है। जिस रूप में सबसे ज़्यादा सामने आती है वह है जो सार्वजनिक संवाद है, राजनेता करते हैं और जो जनसंचार माध्यमों के ज़रिए हम तक पहुंचता है, या अब जनसंचार माध्यम का दायरा बढ़ गया है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए वो हम तक बढ़ता है। तो जो भाषा हावी है हम पर, या भाषा का जो रूप हावी है, वह दरअसल यह रूप है जो सार्वजनिक तौर पर व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए या इंस्टाग्राम, फेसबुक और फिर टेलीविज़न चैनलों के ज़रिए हम तक पहुंचती है। और इसका प्रयोग करने वाले दो लोग हैं, एक राजनेता और दूसरे ये जो जनसंचार माध्यम जिनके हाथ में हैं वे लोग। और अब इसका भूगोल भी बहुत बढ़ गया है और इसमें विविधता भी बहुत आ गई है। यह कोई, आप नहीं कह सकते हैं कि इसमें चौकीदार या पहरेदार एक तरह के हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे ढंग से जनतांत्रिक है। तो भाषा में जिस आक्रामकता की आपने बात की या हिंसा की बात की, वह उसका मुख्य स्रोत यह है, क्योंकि अगर दूसरा स्रोत आप देखेंगे हिंदी का, तो वह साहित्य है जो उसकी पत्रिकाओं में दिखलाई पड़ता है, या जिस तरह का कार्यक्रम आप करते हैं वहाँ दिखलाई पड़ता है, या कुछ और संवादों में दिखलाई पड़ता है। और यह बहुत दिलचस्प है कि हिंदी अखबारों या हिंदी टेलीविज़न चैनल या हिंदी में बोलने वाले राष्ट्रवादी नेताओं, खासकर राष्ट्रवादी नेताओं की भाषा, और यह जो दूसरा भाषा का संसार है जो साहित्य की हिंदी का संसार है, इन दोनों में बहुत बड़ी खाई है। और ये दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, क्योंकि यह जो साहित्य का संसार है इसमें यह आक्रामकता नहीं है, लेकिन इस तरफ यह आक्रामकता है। और आक्रामकता के साथ हिंसा भी जुड़ी हुई है। जो मुहावरे जिस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार की सुर्खियां लगाई जाती हैं, उनसे
प्रकट होता है। जी, तो थानवी जी, ये तो एक मोटे तौर पर ये हो गया, चिंता हो गई हमारी, लेकिन वो कौन से रूप हैं जिनको देखकर जो आम दर्शक है वो समझ जाए कि ये देखिए यहाँ पर ये हिंसा है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग, इस तरह के तेवर जब बातचीत के दौरान प्रकट किए जाते हैं, इस तरह की अभिव्यक्तियां हम देखने को मिलते हैं, तो ये हमें लगता है कि देखिए हिंदी भाषा को हिंसक बनाया जा रहा है या वो उसमें हिंसा भर दी गई है। वो कैसे उसकी शिनाख्त की जाए? हिंसा जो है वो सिर्फ मारपीट नहीं है, हिंसा सिर्फ गाली गलौज नहीं है, हिंसा एक तेवर है, एक आक्रामकता भी हिंसा का ही हिस्सा है, असहिष्णुता भी हिंसा का ही एक रूप है। अगर हम ये मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में सहिष्णुता घटी है, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में हम लोग जो बैठे हैं इनमें शायद ही किसी को इसमें मानने में परहेज हो कि जो है लोग बहुत सहिष्णु हो गए हैं। आए दिन जितनी घटनाएं होती है इस देश में, चाहे गाय के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, और दूसरे भी आप हलकों में चले जाएं, वहां पर भी, यहाँ तक कि खेल के मैदान तक में भी दो देशों के बीच जो है खेल के बहाने टकराव को लेकर के और कई तरह की जो चीजें हुई, तो उसमें अगर एक सहिष्णुता का अभाव हमको नजर आता है तो उसके साथ साथ भाषा भी बदल जाती है, क्योंकि भाषा कंटेंट जो है वो अपनी भाषा हमेशा साथ लेकर के आता है, और आपका जो कंटेंट है, जो आप बात कहना चाहते हैं, उसमें अगर सहिष्णुता नहीं है, समाज खो चुका है, फिरके खो चुके हैं, समुदाय खो चुके हैं, तो उनके बीच में उस किस्म की शब्दावली आएगी। अब वो शब्दावली आप टेलीविजन की बहस में देखें, चाहे कोई गला पकड़ रहा है उस किस्म की हिंसा देखें, कहीं पे कोई माँ बहन की गाली दे रहा है, और जो सोशल मीडिया, तथाकथित सोशल मीडिया, या जिसको कहते हैं नया ऑनलाइन मीडिया या डिजिटल मीडिया कहिए, जो भी नाम आप दें, इसके प्रसार से इसको बहुत हवा मिली है हिंसक बर्ताव को। उसका कारण ये है कि आप देखिए, अगर आप किसी अपने गांव में रहते हैं तो गांव में आप उस गली से गुजरते हुए कोई भी ऐसी हरकत करने से बचते हैं क्योंकि गांव वाले आपको जानते हैं, लेकिन आप किसी पराए गांव में जाते हैं तो झिझक आपकी घट जाती है। और इसी चीज को अगर आप दूसरे ढंग से देखें कि लोग अपना नाम बदल के अगर इस कथित सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो उनको तो कोई झिझक ही नहीं है गाली देने में, आपके परिवार तक पहुंच जाने में, कुछ भी कहने में, मतलब वो कुछ भी कह सकते हैं। और जिसको आप हिंसा का रूप कहते हैं, कल ही मुझे किसी ने झुंझला कर ये कहा, अरे आप तो वही है ना जिसने 500 करोड़ रुपया कमा लिया। मेरे ख्याल में वो बेचारे को करोड़ का अंदाजा भी नहीं लगता होगा। तो ये भी हिंसा ही है कि आप कुछ भी कहें और उसके बाद, और अगर मैं उसको ब्लॉक करता हूं तो फिर मैं भी उस हिंसा के दायरे में तुरंत घसीट लिया जाऊंगा कि अरे आपने तो इसको ब्लॉक कर दिया। कोई व्यक्ति आपके चरित्र पर लांछन लगा रहा है, उसमें तो हिंसा नहीं है, और मैं उसको कहूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, उसमें हिंसा है। बहरहाल मैं कह रहा था कि जो डिजिटल मीडिया है ये भी अपने साथ में एक हिंसा की भाषा लेके आया है, क्योंकि उसमें आपने, खासकर जो उसका व्यापार करते हैं, उन्होंने इसकी आजादी रखी है कि आप नकाब लगा करके भी किसी को कुछ बोल सकते हैं। तो ठीक है, फिर आप उनको इसकी इजाजत दे रहे हैं कि आप गाली गलौज कीजिए, जिसको जैसा कहना है कीजिए। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। यानी आप हर जगह पे एक पहचान के बगैर एक डाकिया डाक भी नहीं देता है कि साहब आपके पास ओटीपी आया कि नहीं आया। तो आप जिसको अपने सोशल मीडिया पर जगह दे रहे हैं तो उसका तय तो कर लीजिए। वो एक नाम से 100 खाते खोल के बैठा हुआ है, जो जिंदा नहीं है उनके नाम से भी खाते खोल के बैठा हुआ है, दूसरों की तस्वीरें लगा करके। हर कोई जानता है कि ये फर्जी हैं, मेरे नाम से 100 खाते नहीं हो सकते, लेकिन उसकी अगर छूट दी जा रही है तो लोग चाहते हैं कि इस किस्म का परिवेश हो, और इसको रोकने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो तरह तरह के कानून लेके आ रहे हैं, पर इस दिशा में कोई कानून नहीं ला रहे हैं कि ये जो हिंसा बढ़ रही है विभिन्न माध्यमों में, उसको किस तरीके से काबू किया जाए। जी अर्जुमन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे अभिव्यक्तियां हो सकती हैं हिंसा की भाषा में, लिखने की भाषा में, पढ़ने की भाषा में, बोलने की भाषा में, तमाम तरह के हो सकते हैं। क्या हम इसको हाल के वर्षों में जो हिंसा हम अंडरलाइन करते हैं, पहचानते हैं, उनको इस तरह से देख सकते हैं कि नई-नई गालियां गढ़ी गई, जैसे अवार्ड वापसी गैंग, खान मार्केट गैंग या देशद्रोही शब्द भी एक गाली के रूप में आ गया और उसका प्रचलन बढ़ता गया लगातार। क्या ये हिंसा की सबसे बड़ी अभिव्यक्तियां हैं जिनको हम अपनी भाषा में पहचान सकते हैं? अगर हम हिंसा की तारीख को देखें तो हमेशा जब एक आक्रामक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल होता है तो अगले बोलने वाले को उससे ज्यादा आक्रामक और हिंसक होना पड़ता है, वैसी शब्दावली भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो एक तरह से एक नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल एनालिसिस की जरूरत है कि पिछले 25-30 साल में हमारा राजनीतिक परिवेश जिधर गया है, यानी अगर देखा जाए तो जो एक राइज है, पॉलिटिकल राइज है हार्डलाइनर हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, उसके साथ हिंसा की भाषा बढ़ी है पब्लिक डोमेन में। तो ये हिंसा की भाषा का, आक्रामक भाषा का इंस्टीट्यूशनलाइज होने का एक स्टडी करना चाहिए कि किस तरह से जब आप अपनी घृणा को निकालने के लिए, जो हिंसा के पीछे या आक्रामक भाषा के पीछे जो बुनियादी चीज है वो घृणा है, नफरत है, और ये नफरत हमेशा किसी दूसरे से होती है। तो अगर संस्थागत स्वरूप ले चुकी है वो नफरत हमारे पूरे राजनीतिक माहौल में, तो उसको निकालना एक तो आसान नहीं है। दूसरे, मुझको ये इस चीज से बड़ी चिंता होती है कि पिछली कम से कम 2 नस्लें तो ऐसी हैं जो इसी राजनीतिक माहौल की पैदावार हैं। उनको किसी टॉलरेंट माशरे का पता ही नहीं है कि आप कैसे एक सहृदयता के साथ एक दूसरे को कबूल करते हुए, दूसरे की अदरनेस को कबूल करते हुए रह सकते हैं। वो इसी भाषा को जानते हैं, इसी में जीते हैं, और क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स रोल मॉडल बनते हैं, वो अंधभक्ति का जमाना है, तो जो कुछ उनकी भाषा होगी, गोली मारने की कहें, किसी और तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, तो वो जो उसका भक्त है, वो जो उसको रोल मॉडल मान रहा है, वो तो सचमुच ही गोली मारेगा। तो ये वायलेंस बढ़ना है, और मुझे इसी की चिंता है कि कैसे, क्या हम ये कर सकते हैं कि किसी एक सियासी पार्टी को, और मैं सियासी पार्टी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसी का असर हमारी जिंदगियों पर सबसे ज्यादा पड़ता है, सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से, और वो क्योंकि भोंपू बन चुके हैं खास तरह की सियासत को आगे बढ़ाने का, या जो सियासत का और पूंजी का जो गठजोड़ है, उनकी वजह से वो भोंपू बन चुके हैं खास तरह के माहौल को बढ़ाने का, और उसी का असर नई नस्ल पर और हम सब पर भी होता है, हमको पता नहीं है कितना होता है। तो उसका की जांच करनी चाहिए, और किसी एक पार्टी के केस स्टडी करनी चाहिए कि मान लिया पिछले 5 सालों में जो इलेक्शन के जमाने से लेके और इलेक्शन जीतने तक या हारने तक की जो किसी लीडर की या उसके तमाम लीडरों की भाषा में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, यानी इलेक्शन कैंपेन से लेके किस तरह की तब्दीली आना शुरू हुई है, कि कौन सी शब्दावली इस्तेमाल हो रही है। तो मसलन विधवा जैसा एक साधारण लफ्ज की समाजी हकीकत भी एक गाली बन जाता है, और उसकी वजह से पॉलिटिकल माइलेज लिया जाता है, या और दूसरे लफ्ज इसी तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पब्लिक लीडर्स का स्टेज से गालियां निकालना और आह्वान करना हिंसा के लिए और आक्रामक होना अपने आप में एक ऐसे कल्चर की तरफ इशारा कर रहा है जिसको आगे और ज्यादा बढ़ना है। और मैं ये मानती हूँ कि इसमें भाषा अपने आप में, भाषा हिंसक हो रही है नहीं हो रही है इस डिबेट से अलग, ये जरूर है कि भाषा विक्टिम हो रही है, हिंदी को विक्टिम बनाया जा रहा है, और ये जो विक्टिमहुड है हिंदी का, कुछ लोगों ने अप्रोप्रिएट कर लिया है, और उसकी वजह से अदर में, दूसरे लोगों में न सिर्फ ये कि उन लोगों के खिलाफ जो घृणा की राजनीति कर रहे हैं, बल्कि उस भाषा के खिलाफ भी एक सेंटिमेंट्स तो पैदा होते हैं। तो ये मेरे लिए चिंता का विषय कि भाषा खुद विक्टिम हुई है। जी, अपूर्वानंद जी, ये जो हम शब्दावली की बात कर रहे थे कि बाबर की औलाद या कटवे या पाकिस्तानी
इस तरह के शब्द जब ज़्यादा प्रयोग, हमारी भाषा में ये शब्द पहले से थे, बाबर की औलाद तो गढ़ा गया, पिछले 3-4 दशकों में ही सबसे ज़्यादा प्रचलन में आया, लेकिन इनका बारंबार प्रयोग और फिर उसको एक राजनीतिक या सार्वजनिक संवाद की भाषा का एक विशेष अंग बना देना, क्या ये हिंसा की पहचान है? हिंदी में हिंसा या किसी भी भाषा में जब हिंसा बढ़ती है तो ये इस तरह से पहचानी जाती है? बिल्कुल। हम हिंसक भाषा किसको कहते हैं? हिंसक भाषा क्या है? हिंसक भाषा दरअसल भाषा का ऐसा प्रयोग है जो किसी के खिलाफ किया जाता है, और जिसके खिलाफ किया जाता है स्पष्ट रूप से उसको अपमानित करने के लिए किया जाता है और उसको उकसाने के लिए किया जाता है ताकि वो एक जवाब दे सके, और यह भी बताने के लिए किया जाता है कि तुम्हें इसका जवाब देने का अधिकार नहीं है। वह उसकी वक़्त को कम करने की कोशिश है ना? और समाज में सौहार्द को कम करने की कोशिश है। तो जितने भी अभी आपने उदाहरण दिए हैं, वे सारे उदाहरण यही हैं, जैसे बाबर की औलाद, और अब उसमें जुड़ गया है जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा, औरंगज़ेब की औलाद। भारत के गृह मंत्री ने तमिलनाडु में जाके कहा, अमालिया, जमालिया, कमालिया, है ना? और ये सारे विशेषण या अब वो संज्ञाएं भी हो गई हैं, विशेषण ही नहीं है। दीमक, बाहरी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, लव जिहादी, लैंड जिहादी, अब ये सब एक तरह की संज्ञा में तब्दील हो गए। अब ये विशेषण भी नहीं है, संज्ञा। और जब हम भाषा में हिंसा की बात करते हैं तो बिल्कुल 2 प्रकार के समूहों का हम की कल्पना कर सकते हैं, और दोनों समूह जो बात की जा रही है उसका अर्थ जानते हैं कि वह कहा क्या जा रहा है। एक जिस पर हमला किया जा रहा है, एक जो हमला करने वाले के साथ है। तो अभी उत्तराखंड में जो पत्रकार गए पुरोला में, और जाकर वहाँ उन लोगों ने बात की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो मुसलमानों को भगाने की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो लव जिहादियों को भगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह बात मुसलमानों को पता है कि उन्हीं को लव जिहादी कहा जा रहा है, यह बात हिंदुओं को भी पता है कि उनको लव जिहादी कहा जा रहा है। जैसे कल्याण सिंह ने 1992 के का जो मुकदमा था बाबरी मस्जिद के विध्वंस का, उसके षड्यंत्र के वे अभियुक्त थे, और उसमें उन्होंने अपने पक्ष में दलील लेते हुए कहा कि बाबर की औलादों को नारा यह संबोधित नहीं था सारे मुसलमानों को, यह तो सिर्फ बाबर की औलादों को था जो अपने को बाबर की औलाद मानते हैं। जैसा अभी देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हम सारे मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं, जो औरंगजेब की औलाद खुद को कहते हैं हम उनको कह रहे हैं। उसी तरह अमालिया, जमालिया, कमालिया, ये क्या है? तो बहुत स्पष्ट है कि हिंसा इस प्रकार प्रवेश करती है। और जैसा अर्जुमन कह रही थी कि फिर एक आप पर दबाव पड़ता है कि आप इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें। मसलन फेंकू यह शब्द इस्तेमाल होना शुरू हुआ शुरू में। अब यह एक व्यंग्य का शब्द था। मैं भक्त शब्द के भी प्रयोग के विरुद्ध हूँ, जिसको भक्त कहते हैं, क्योंकि जब हम भक्त कहते हैं तो हम जो सामने वाला है, हम इनकार करते हैं कि उसके पास कोई भी विवेक है, जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस राजनीति को अपना रहा है वो विवेक के चलते अपना रहा है, उसका यह विवेक है, और हमें उस विवेक की आलोचना करनी चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि उसके पास सोचने की कोई शक्ति नहीं है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि वह सोच कोई और रहा है। तो यह वही तर्क हो गया जिस तर्क से अभी साउथ एशिया यूनिवर्सिटी में शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, यह कह के कि वे छात्रों को उकसा रहे थे। तो छात्रों का अपना कोई दिमाग नहीं है, उनको उकसाया जा रहा है, वे अध्यापकों के भक्त हैं। उसी प्रकार जनता पूरी की पूरी भक्त हो चुकी है, वो सोच नहीं रही है। हम ये कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो, और तुम सोच रहे हो उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, और जो सोच रहे हो वो यह है, और यह खतरनाक है तुम्हारे लिए। लेकिन जब हिंसक भाषा का इस्तेमाल होता है तो उसका सबसे जो बुरा असर पड़ता है वो यह कि वह हमारे सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर देती है, शिथिल कर देती है, उसको सुला देती है, और हमें प्रवृत्ति जगाती है कि हम तुरंत एक प्रत्याक्रमण करें या अपनी रक्षा करें। या जैसा ओम थानवी जी ने बतलाया कि अगर आपने कोई एक बात कही सार्वजनिक स्थल पर, तो आपको इस प्रकार की गालियां सुनाई जाएंगी कि आप उसके बाद वहां जाना नहीं चाहेंगे। और हिंसक भाषा का लक्ष्य यही होता है कि वह आपको सार्वजनिक स्थल से बाहर कर दे, आपके साथ ऐसा इस्तेमाल करे। जैसे पुरोला में अभी मुसलमान बच्चे कह रहे हैं
कि वे नहीं जा रहे हैं अब वैसी जगहों पर जहाँ हिंदू हैं, क्योंकि जिस तरह के नारे लगाए गए उनके घर के बाहर, अब उसके बाद उन्हें हिंदू बहुल जगहों में जाने से संकोच हो रहा है, क्योंकि नारा लगाने वाले वे लोग भी थे। तो हिंसक भाषा सार्वजनिक जगह में शिरकत को कम करती है, यह समझना सबके लिए बहुत आवश्यक है। और भाषा, अगर शिरकत नहीं है तो भाषा भी नहीं, वह संकुचित हो जाती है। जी कान्वी जी, ये क्या पहला मौका है जब हिंदी हिंसक हुई है? पार्टीशन और उसके पहले जिस तरह की राजनीति थी और जिस तरह की सामाजिक हलचल थी, उस समय भी भाषा इसी तरह से हिंसक हुई होगी? या अगर हम बाहर का उदाहरण लेना चाहें तो जर्मनी में यहूदियों के साथ जब हिंसा करना था तो जर्मन भाषा को भी इसी तरह से हिंसक बनाया गया होगा? अनम्यूट कर लीजिए। माफी चाहता हूँ, मैंने म्यूट कर दिया था जी। पहले तो सवाल ही नहीं है। देखिए, मैंने हिंसा नहीं रही होगी ये तो कोई नहीं कह सकता कि हिंसा हर दौर में रही होगी। हर दौर में गालियां भी रही हैं, हर दौर में सर फुटबॉल भी होती रही है, हत्याएं भी होती रही हैं, तमाम चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ सभ्यता ने उसका आविष्कार किया है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कह दिया कि जो नए माध्यम आए हैं और खासकर जिनको डिजिटल माध्यम कहा जाता है, उन्होंने एक अजीब किस्म की आज़ादी, तो आज़ादी को लेके हमारे यहाँ तो सरकारें भी बड़ी परेशान है कि इतनी आज़ादी किस काम की, वो अलग बात है। लेकिन ये जो आज़ादी है, तो आज़ादी नहीं है, ये आपने उनको लंपटगिरी की छूट दे रखी है कि आप नकाब ओढ़ करके झूठे नामों से, झूठी तस्वीरों के साथ जिसको चाहें उसके साथ में जो चाहें बर्ताव करें। तो इस किस्म की मानसिकता जो है वो पहले थी या नहीं थी, लेकिन ऐसे माध्यम उपलब्ध नहीं थे कि आप इस तरीके से अपनी जो कुंठाएं हैं, जो कुच्छाएं हैं, उनका इजहार कर सकें। दूसरी बात, जो प्रोफेसर अपूर्वानंद जी ने अभी कहा, भक्त को भी हिंसा के घेरे में रखना चाहते हैं, या और इस तरह की जो शब्दावली, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मेरा कहना है कि ऐसा मत कीजिए कि मतलब आप भाषा से गालियों को निकाल दें। गालियाँ जो हैं, मतलब मैं कोई गाली देने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अभिव्यक्ति के पक्ष में तो हूँ। तो आप अगर किसी को फेंकू कहते हैं या किसी समुदाय को जो बहुत कट्टरता से और बहुत ही मूर्खतापूर्ण ढंग से दिमाग को बिल्कुल गिरवी रखकर कुछ भी बकबक किए जाए और आप कहें कि ये भक्त समुदाय है, तो चूंकि भक्त और किसी अर्थ में इस्तेमाल होता था, तो शब्दों के रूप, शब्दों की भंगिमाएं, छाएं बदलती रहती हैं। तो इतनी तो आज़ादी देनी चाहिए थोड़ी। मैं कहता हूँ कि गाली की आज़ादी भी लोगों को रहे, लेकिन पर्दे में रह के और छुप कर, ये इसकी जो आज़ादी है ये गलत है। मतलब आप लोगों को जो इसकी आज़ादी देते हैं, इसको आप सामने आइए और कहने वाला कहे कि हाँ, मैंने आपके लिए शब्द इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल हमारे लिए आप शब्द का इस्तेमाल करें, थोक में करें, लोगों को 2-2 रुपया दे करके, हायर करके उनको इस काम के लिए लगा दें ताकि हम हतोत्साह हों और अपनी बात भी न कर सकें। तो हम सोचते हैं कि समाज के हित में हमको बोलना चाहिए, कहना चाहिए। तो हमको हतोत्साह करने के लिए आप एक, जिसको ट्रोल आर्मी कहते हैं, उस फौज को लगा दें और वो जिस भाषा का इस्तेमाल करे, मैं उसकी आज़ादी की बात नहीं करता, उसके ऊपर काबू होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे विचारों से सहमत नहीं है और वो मुझे कुंठित कहना चाहता है, वो मुझे भक्त कहना चाहता है, वो मुझे फेसबुक कहना, कुछ भी कहना चाहे, तो उसकी आज़ादी की रक्षा मैं चाहता हूँ कि उनको करनी चाहिए। तो ये जो एक भेद है, कि मैं मानता हूँ कि ये रहे, क्योंकि जो चीज़ें बदल रही हैं, समाज की हिंसा की हम फिक्र कर रहे हैं, हम भाषा की हिंसा की फिक्र कर रहे हैं, तो बदलते हुए समाज के साथ साथ चीज़ें देखिए बदल। इतनी आत्महत्याएं पहले नहीं होती थी, इतनी हत्याएं भी पहले नहीं होती थी। तो समाज में ये चीज़ें आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनकी छूट या इनकी आज़ादी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन वो जो उनका हक है, यानी यहाँ तक कि आत्महत्या करने वाले का भी हक है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब उसको इसका अधिकार नहीं है। तो गाली देने वाले का भी एक अधिकार है,
लेकिन छुप के गाली देने वाला जो जो व्यक्ति है, मैं उसको उस अधिकार के घेरे में नहीं लाने देना चाहता। लेकिन खुल्लम खुल्ला गाली देने का अधिकार दे देना, खुलकर दे रहा है अगर, तो हिंसा को बढ़ावा ही दे रहा है। भाषा में हिंसा को का इस्तेमाल भी कर रहा है और लोगों को भी प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है। अब मान लीजिए जैसे टीवी चैनलों पर गालियां तो नहीं दी जाती हैं, लेकिन जिस अंदाज में सारी चीजें होती हैं वो हिंसा का अभिव्यक्तियों का हिस्सा है। तो क्या उसे हम सही ठहरा सकते हैं? ये मेरे कहने का ही तात्पर्य नहीं है कि जो चाहे गाली कोई दे, अगर अपने अपने नाम से आगे आता है तो जो चाहे हत्या करे, जो चाहे कुछ, मैं इसका नहीं कहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे चूंकि अभी जिक्र आ गया और अभी हम चूंकि इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो जो एक समुदाय के लिए अगर चलन में आ गया है, वो अप्रिय है। हो सकता है कि मैं उसका इस्तेमाल न करना चाहूँ, शायद मैं करना चाहूँ और पूर्वानंद जी न करना चाहें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है क्योंकि आत्महत्या करने की आज़ादी है तो सब लोग आत्महत्या करने लग जाएं और आत्महत्या करने को मैं जायज़ ठहरा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं गाली देने को कह रहा हूँ कि गाली भी जो है वो भी भाषा का एक अंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अभी बैठ करके गाली गलौज करने लगे। उस तरह के बर्ताव का हम तिरस्कार ही करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को अगर ऐसी भाषा वो इस्तेमाल करते हैं तो उस भाषा का तिरस्कार करते हुए भी आपको ये नहीं कहना होगा कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मतलब भक्त शब्द के ऊपर या फेंकू शब्द पर आप बैन नहीं लगा सकते। अगर आप उस तरफ ज्यादा आपत्ति के दौर में दाखिल हो जाएंगे तो एक जगह पहुंच के आप कहेंगे इसको प्रतिबंधित कर दीजिए, तब मैं कहूंगा कि आप, मैं इस्तेमाल नहीं करता, आप भी मत कीजिए। लेकिन प्रतिबंधित जो है करने वाली धारा में बढ़ने वाला काम जो इन दिनों में बहुत हो रहा है, सिनेमा भी प्रतिबंधित हो जाते हैं, नाटक भी प्रतिबंधित हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज प्रतिबंधित हो जाती हैं, अखबार, टेलीविजन चैनल, और ट्विटर के मालिक ने भी कहा कि ये तो हमें धमकी दी गई कि बंद कर देंगे आपका ट्विटर। यानी आज के दौर का बल्कि सबसे बड़ा अभिव्यक्ति का माध्यम वो बन चुका है, कोई चाहे न चाहे, लेकिन एक माध्यम, बड़ा माध्यम बन गया है जिसमें लेखक, पत्रकार, प्रधानमंत्री, पार्टियों के नेता सभी लोग मौजूद हैं। और इतने बड़े माध्यम को सरकार कहती है कि हम बंद कर देंगे, खुद उसका मालिक कहता है, कैसा उसको कहा गया, अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं तो। पर अभी जो ट्विटर के नए मालिक हैं, उन्होंने अमेरिका में मिल करके हमारे प्रधानमंत्री से उनको भरोसा दिलाया और 12 के उन्होंने कहा कि भाई मुझको अगर अपना ट्विटर का धंधा चलाना है तो मुझे जैसा सरकार कहेगी मुझको करना है। तो ये जो चीजें हैं इस तरह से, जिस तरीके से केंद्रीकृत कर रही हैं सत्ता को, उसके बीच में इन चीजों की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। उनको कैसे आप काबू करें, लेकिन प्रतिबंधित ना होने दें, वो एक तरह की अराजकता होगी, अति होगी और लोकतंत्र को बिल्कुल करने वाली। मेरे ख्याल से अपूर्वानंद जी प्रतिबंधित करने की बात नहीं कर रहे हैं, संयम की बात कर रहे होंगे, आत्म संयम की बात कर रहे होंगे कि इन सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इस रूप में, अगर तार्किक ढंग से जाएं। लेकिन बाबर की औलाद तो निश्चित रूप से इस तरह के शब्दों को रोका जाना चाहिए। जी, ये कह रहा था कि अगर कोई तर्क आपके सामने आ रहा है इस सत्ता के समर्थक की तरफ से, तो तुरंत ये कह देना तुम तो भक्त हो, तुम तो अंधभक्त हो। तो क्या या शुरुआत ही करना सुबह की कि भक्तों को अब ये समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आप राहुल गांधी की किसी भाषण की प्रशंसा करना चाहते हैं, तो यह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है भक्त इसे देखें और जलें, है ना। भक्त राहुल गांधी को मान लीजिए भीड़ घेरे हुए है और उनके साथ फोटो खिंचाना चाहती है, तो आप लिखें भक्त इसको देखें। तो ये पूरा जो तरीका है, मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ। मैं भक्त शब्द से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि अम्बेडकर ने भी कहा है कि राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में भक्ति अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इस प्रकार जब हम संबोधित करने लगते हैं लोगों को तो संवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। या आप अपने नेता की प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं अब इसे भक्त देखें, अब भक्तों ये सुनो, भक्तों देखो। तो मेरा कहना है कि इससे पूरी तरह से हम एक प्रकार से, जैसा अर्जुमन कह रही थी, कि
उनके जाल में हम फंस जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि पूरी भाषा ही आक्रामक हो जाए। तब जनता के सामने एक संवेदनशील भाषा कैसी होती है इसका बोध ही समाप्त हो जाएगा जनता के भीतर। मैं और फेंकना अच्छा शब्द है क्योंकि उसमें व्यंजन है। झूठ बोलना और फेंकना, तो मेरा इसलिए मैं हो सकता है कि उदाहरण मैं शायद और बेहतर उदाहरण दे सकता था, वो तो चूंकि मैंने सुना, तो मेरा कहना था कि ये चीजें भी ठीक है, मतलब एक सीमा तक इनकी आजादी भी देनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत कोई साधु समाज मैं तो मतलब उसकी कल्पना तो आप कर नहीं रहे हैं, खासकर उस दौर में जिस दौर में सोशल मीडिया चलन में है और हर तरह के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक मर्यादा बनी रहे, एक डिसेंसी बनी रहे, ये तो आप और हम इसकी अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बैठ करके पत्थर भी मार रहा है तो आप पत्थर तो मारने वाला मार के चला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्थर मारने का भी जो है वो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के बीच में अगर गाली गलौज होती है या उनके बीच में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो हम पसंद नहीं करते, एक सीमा तक मेरा कहना है कि उसको भी आपको बर्दाश्त करना होगा, लेकिन एक सीमा तक ही। जी मेरा जी अर्जुमन जी, आप कुछ कह रही थी। मैं कुछ ये कहना चाह रही थी कि ओम थानवी जी जब जिक्र कर रहे थे आजादी का, तो मुझको लगता है कि ये बात अच्छी है कि हम अपने जज्बों का, अपने गुस्से का, नफरत का कुछ भी इजहार करने का हक रखते हैं, लेकिन उसके लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करें, चयन करें, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी ये कि जब ये एक पर्सन टू पर्सन डायलॉग से हटके एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड संवाद बन जाता है कि आप भाषा का इस्तेमाल या उसको आक्रामक बनाने का इस्तेमाल कुछ पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हम इस जगह से डिबेट कर रहे हैं, इस यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन अर्जुमन जी, ये मामला केवल राजनीतिक नहीं है, सामाजिक भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी भाषा में, हिंदी में ही, जो मार्जिनल तबके हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, स्त्री हैं, इन सब के लिए किस किस तरह की गालियां हैं और लगातार प्रयोग होती रही। तो आज हम हिंदी में इस तरह की हिंसा, एक खास तरह की हिंसा जो बढ़ गई है, उस पर जरूर चिंतित हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी हिंदी बहुत पाक साफ थी, अब गंदी हो गई। जी मुझको ये लगता है कि हम एक समाज के तौर पर ऐसा नहीं है कि बहुत आदर्श समाज रहे हैं, तो जिसको कहेंगे घोर सांप्रदायिक भी हैं, जातिवादी भी हैं, एक महिला विरोधी भी हैं, इस तरह का समाज है। तो और ये चीज इन सब के खिलाफ सोचने और बोलने का जो काम है वो परिवार के अंदर ही शुरू होता है। तो इसीलिए मैं शुरू में कह रही थी कि इंस्टीट्यूशनलाइज है हमारे यहाँ हिंसा, और वो उसके अलग अलग रूपों में सामने आती रहती है। तो क्योंकि ये चीजें नॉर्मल हैं, औरत होने की गाली देना या जातिवाद सूचक अल्फाज का इस्तेमाल करके किसी की तौहीन और बेइज्जती करने की कोशिश करना, आपस में बच्चों ही को ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कर देना जो किसी ऐसी जाति की तरफ जाते हैं जो शेड्यूल कास्ट में आ जाती हैं, तो और उसको कहना कि तुम्हारी अक्ल तो अब यहाँ पहुंच चुकी है। तो ये नॉर्मल चीजें इसी परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं। तो अब जब बड़े होने के साथ साथ जब बड़े लार्जर परिवेश में पहुंचते हैं तो इनका इस्तेमाल वो नॉर्मल समझते हैं। मुझको ये लगता है कि खासतौर से अब जो एक तेज गति से हमारी जिंदगी गुजर रही है, खासतौर से सोशल मीडिया के जमाने में, तो बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास। इंफॉर्मेशन की जो भरमार है उसी को हम अकीदा बना लेते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मिलती है, और हम समझते हैं यही सच्चाई है। तो हमारी एक तो एनालिसिस करने की पावर और उस पर ठहरने और सोचने की, इसकी सच्चाई जानने की लगन जैसी चीजें कम हुई हैं। तो एक माहौल आर्गुमेंट का होता था कि आप कोई मसला आपके सामने आया है तो आप उस पर सोचें, बात करें, वो माहौल बहुत कम हुआ है, वो सीमित हुआ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की भरमार है और हम उस पर फौरन रिएक्ट करते हैं, उसी को अकीदा मानकर वो मजहब बनते हैं। इस मायनों में मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोचने की ताकत भी कम हुई है और ये लगातार कम हो रही है। तो एक आर्गुमेंटेटिव होना और दूसरे टॉलरेंट होना, ये दोनों चीजें लगातार हमारे स्पेस से घटती जा रही हैं। इस पे ये मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय है। अपूर्वानंद जी, क्या ये हिंसा ठीक है, जो बढ़ती है उसका समाज पे असर पड़ता है, लेकिन क्या ये हिंसा भाषा को भी
प्रदूषित करती है, उसे भी खराब करती है? इसका क्या दूरगामी असर क्या पड़ता है भाषा पर? जाहिर है भाषा में तो कई चीज़ें शामिल हैं। यह तो है ही कि हम जो बात कहना चाहते हैं, हम खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन हम एक संबंध भी बनाना चाहते हैं। हम अभिव्यक्त कर रहे हैं तो हम किसी के सामने कर रहे हैं, किसी के प्रति कर रहे हैं, तो हम रिश्ते कायम करना चाहते हैं। और भाषा का कर्तव्य है जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। वह लोगों को जोड़ने का काम करती है और यह कोशिश करती है कि मैं जो कह रहा हूँ उसे आप समझने का प्रयास करें, उससे सहमत हों या ना हों। लेकिन जब भाषा हिंसक होने लगती है ज़्यादातर, तो पहले तो ये तय हो जाता है कि कौन बोल रहा है और मैं उसके बोले हुए पर न जाकर उसके बोले हुए का आशय खोजने लगता हूँ। तो सबसे पहले वह यह नुकसान करती है। और दूसरा यह कि मैं आपका मुँह खोलते ही डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब आप जिस भाषा का इस्तेमाल करने वाले हैं, वह मेरे खिलाफ है। तो ये पूरी तरह से समाज को 2-3 कई हिस्सों में बाँट देती है, जिसमें एक दूसरे को समझने की शक्ति और इच्छा दोनों ही ख़त्म हो जाती है। और भाषा अपनी वह जो ताकत है भाषा की, वह ताकत गँवा बैठती है। तो भाषा प्रदूषित भी होती है, भाषा कमज़ोर भी होती है, और सतही भी हो जाती है। उसका तलछटीकरण भी होता है, क्योंकि तलछट के सारे शब्द जो कहीं नीचे पड़े हुए हैं आपके अवचेतन में, वो अब ऊपर दिखलाई पड़ने लगे हैं। जैसे ओम थानवी जी ने कहा कि वे सारे शब्द जिनको हम अपशब्द कहते हैं, वो भी भाषा के अंश हैं, लेकिन वो हमारे भीतर पड़े हुए हैं, हम उनको बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो सभ्य आचरण नहीं है, लेकिन अब वो उपला रहे हैं बाहर। तो आपकी भाषा एक बिल्कुल बदशक्ल हो गई है। यानी जो मल है वह भी हमारा हिस्सा है, लेकिन जाहिर है कि हम उस मल को उपलाते हुए अपने घर में, अपने रसोई घर में, अपने बैठक खाने में, बाथरूम में उस मल को नहीं देखना चाहते। तो जब यह होने लगता है तो जाहिर है आप उस घर में नहीं रहना चाहेंगे। जिसमें ऐसा हो आप उसमें प्रवेश नहीं करें। गटर का पानी अगर घुस जाए तो आप उस घर में नहीं रहना चाहेंगे। ये कह के कि गटर का पानी भी दरअसल हमारा ही पैदा किया हुआ है, लेकिन हम नहीं रहना चाहेंगे। तो अभी वैसा ही है कि भाषा की गटर में जो कुछ भी है वह बाहर आ गया है और वो हमारे घरों में भर गया है और हम उसी में हैं, उसी में पाँव डुबाकर हम उसी में खाना खा रहे हैं। तो हम अपने बारे में सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। तानवी जी, ये हिंदी पट्टी अपूर्वानंद में जी, और हिंदी, जी जी प्लीज। हाँ, मुझे ऐसे ही ख्याल आया अपूर्वानंद जी की बात सुनते हुए कि अगर हम हमारी जो आज की साहित्यिक भाषा है, हिंदी पे आपकी ज्यादा गहरी नजर है, मैं बहुत कम जानती हूँ, तो उसमें क्या इस आक्रामक और हिंसा की भाषा को जगह किस तरह से मिल रही है और उसका कुछ एनालिसिस किया, देख रहे हैं उस कि दृष्टि से मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है, लेकिन आपका यह इशारा बहुत ठीक है कि उस दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए कि जो सार्वजनिक भाषा है उसका साहित्य की भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है। मैं ये ज़रूर लक्ष्य कर सकता हूँ हिंदी गद्य देखते हुए, जो हिंदी काव्य का गद्य है, कि वह पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा सतही हो गया है और वो इस बेचैनी में है कि मेरी बात पहुँच जाए लोगों तक, जो साहित्य की बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि मेरी बात तुरंत पहुँच जाए और मैं काम चलाऊ ज़ुबान से काम करने लगूँ। यानी किसी तरह काम तो चल जा रहा है। साहित्य यह नहीं है कि किस काम चलाऊ ज़ुबान पैदा करे। साहित्य एक सौष्ठव के साथ भाषा का निर्माण करता है। अभी मुझे ऊपरी तौर पर यह दिखलाई पड़ता है, लेकिन आप जो कह रही हैं वह उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। जी तानवी जी, हम लोग यहाँ ये भी देखने की कोशिश करना चाहिए हमें कि ये हिंदी पट्टी में या हिंदी भाषा में ही ज्यादा क्यों हो रहा है? क्या दूसरे प्रदेशों की दूसरी भाषाओं में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बढ़ा है? मतलब इस हिंसा का इस्तेमाल भाषा में बढ़ा है क्या, या हिंदी की ही ये एक, क्योंकि हिंदी का समाज हमें देखना पड़ेगा वो किस तरह का है, कितनी वहाँ पर साक्षरता है, कितनी समझदारी है, कितना वहाँ पर राजनीतिक परिपक्वता है, क्या उसका असर हिंदी पर पड़ रहा है?
और हिंदी में हिंसा इसीलिए ज्यादा दिखती है हमें, जन माध्यमों में भी इसीलिए ज्यादा दिखती है। दूसरी भाषाओं के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझको मालूम नहीं। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि दूसरी भाषाओं में कि समाज में जो बीमारियां आ रही हैं उसकी छाया तो आपको दूर तक दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर यहाँ जो गंदगी है वो गंदगी दूसरे प्रदेशों में तो हो सकता है कम हो, लेकिन होगी तो जरूर। और हम ये देखते हैं कि जो 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 जिसको आप शारीरिक हिंसा कहते हैं, तो शारीरिक हिंसा भी तो देखने में आती है। वो ऐसा है नहीं कि वो हिंदी पट्टी में ही अधिक है। टेलीविजन पर जिस तरीके से लोग गला पकड़ने लग गए हैं, ढकियाने लग गए हैं, और भी भाषाओं में आता है और देशों से भी आता है। दूसरे जो पड़ोस के मुल्क हैं वहाँ से भी, जो शायद हिंदी नहीं बोलते होंगे, वहाँ से भी आपको उस तरह की चीजें आती हैं। यहाँ तक यूरोप के बड़ा जिसको विकसित मानते हैं, वहाँ से भी आपको इस तरह की के उदाहरण देखने में आ सकते हैं। इसलिए खाली हिंदी की बात नहीं, पर हिंदी चूंकि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सोचते हैं और इसी दुनिया में ज्यादा उठते बैठते हैं, और चूंकि भारत में उसका असर ज्यादा है तो इसलिए हमको वो दिखाई देता है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये है कि शब्दों के पार जा करके देखें। मनोवृत्ति जो है, मानसिकता, ये तो हमने मान लिया कि समाज की मानसिकता जो है वो हिंसक हो रही है। इसलिए समाज अपना, मैंने कहा कि कंटेंट जो है वो अपनी भाषा लेके आता है। आप अगर सांप्रदायिकता है, आप आपस में सहिष्णुता खो चुके हैं, तो आप उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और वो भाषा जो है, शब्दावली पे मत जाइए। हो सकता है कि बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी कोई जो है वो गाली दे सकता है, आक्रामक हो सकता है, आपके प्रति मतलब बहुत ही क्षुद्र भावना को अभिव्यक्त कर सकता है। अब वो दीदी दीदी कह करके जो कहा गया और बड़े उच्च पद से कहा गया, जिससे उम्मीद हम लोग नहीं करते थे, तो दीदी तो कहा था, लेकिन जिस अंदाज में कहा गया था उसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि आप उसको हिंसक शब्दावली में शरीक करेंगे। किसी को गर्लफ्रेंड कहा गया तो गर्लफ्रेंड जिस अंदाज में कहा गया उस अंदाज में उसको बुरा माना गया, बल्कि हिंसक माना गया। तो एक तो बात ये है। दूसरा मेरा कहना ये है कि जो विभिन्न माध्यमों में जो जिस भाषा का इस्तेमाल है, एक तो मीडिया, चूंकि मैं खुद उससे जुड़ा हुआ हूँ, उसमें कोई इस तरह का नियम कायदा आचार संहिता ही नहीं जो आपको सिखाए किस तरह से आप अपनी भाषा और अपनी अभिव्यक्ति को बेहतर करें। मतलब वो भाषा इतनी सिकुड़ गई है, इतनी सीमित शब्दावली में इस्तेमाल होती है कि नया पत्रकार जब देखता है कि 4 लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो संगीत के कार्यक्रम से आएगा तो यही शीर्षक लगाएगा कि समा बांधा। वो समा बांधा ही जो है वो पढ़ते हुए आता है, वो नई शब्दावली सीखता ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हमें थोड़ी ठीक ठाक भाषा अगर मिली विरासत में तो साहित्य के साथ में एक जुड़ाव, वो साहित्य के साथ जुड़ाव इस बार मीडिया के लोगों का नहीं है। और समाज का भी जो है वो भी घटता चला गया है। पहले जितना कहना चाहिए कि एक रिश्ता साहित्य के साथ जुड़ा हुआ था, तो साहित्य के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ था तो अभिव्यक्ति भी आप देखते थे, क्योंकि विभिन्न पात्रों की अभिव्यक्तियां आप पढ़ते हुए आपको मिलती थी। इसका एक पक्ष ये भी है तानवी जी कि पहले राजनीति के लोगों का भी साहित्य से जुड़ाव होता था, तो उनकी भी भाषा थोड़ा परिष्कृत होती थी। मैं अब आज के जी, मैं ये भी कहना चाह रहा था कि उस वक्त जो पत्रिकाएं निकलती थी, साहित्य सीधे आप नहीं पढ़ते, लेकिन आप सारिका पढ़ रहे हैं, कादम्बिनी आप पढ़ रहे हैं, दैनिक में भी कहीं आपको किसी कोने में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में किसी कोने में, सिनेमा में भी माधुरी के भी संपादक अरविंद कुमार जैसे लोग थे, तो वो रेणु पर भी कुछ प्रकाशित कर रहे हैं। ये सब कुछ जब आप पढ़ते थे और जिस भाषा में पढ़ते थे तो आपको एक बेहतर भाषा की पृष्ठभूमि आपको मिल जाती थी। और बाज दफा जो है राई मासूम रजा की चीज भी अगर धर्मयुग में आ रही है और उनके जो पात्र जिस भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं, तो उन चीजों से आप दो चार होते थे तो आपका भी भाषा का संस्कार बनता था। अब भाषा का संस्कार फेसबुक और ट्विटर पढ़ के बन रहा है, और वहां पे हम यही देखते हैं कि बार बार कोई बर्नौल 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 लिख रहा है। इसलिए एक तथाकथित कवि जब सिनेमा के संवाद लिखने बैठता है तो वो लिखता है कि जलेगी भी तुम्हारे, वही भाषा जो आप वहां देखते हैं उसको वो हनुमान जी की जुबान पर भी लेके आ गया। तो देखिए कितना लंबा रास्ता जो है
कितना जल्दी तय कर लिया गया है। और अगर ये आज चीजें, ये तो ठीक है कि इसका विरोध हुआ, और विरोध जो है खुद सत्ता पक्ष के लोगों ने ही करना शुरू कर दिया, कि उनको लगता था कि इससे हमारी नाक भी कट रही है। लेकिन आप समझिए कि कितना जल्दी जिस दिशा में हम जा रहे हैं, अगर धार्मिक पात्रों के मुंह से आप अगर ये जली वली इस तरह की चीजें आप कहलाने लग गए हैं, तो आप मान के चलिए कि आने वाले हिंसक तो बना ही चुके हैं। आप अपने भगवान जो हैं उनको भी हिंसक बना चुके हैं। यानी हनुमान जी को जब कार के पीछे जिस मुद्रा में पेश किया गया, अब उसी मुद्रा में सिनेमा में पेश किया गया है। तो जब उस मुद्रा में पेश किया गया तो उनके मुंह में आप वही शब्द ठूसेंगे जो आपको उस छवि से मेल खाते हुए दिखाई देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो हिंसा का रूपक है, इसको मेरा मानना ये है, केवल भाषा या केवल शब्दों में न देखिए, ये एक पूरा जो रूपाकार बनता है, उसमें हिंसा की मानसिकता ज्यादा बढ़ रही है, पनप रही है, और उसके साथ साथ फिर वो शब्दावली भी आ रही है। जी अर्जुमन जी, आप कुछ कह रही थे। एक पहलू की तरफ ध्यान दिलाना चाह रही थी कि भाषा का इस्तेमाल जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से उसमें होता रहा है। मसलन अगर इतिहास पे नजर डालें तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान या उर्दू मुस्लिम पाकिस्तान जैसी सियासत, और उसके नतीजे हम अभी तक भुगत रहे हैं, फिरका वाराना। मुझको एक तरह का शक या डर ये है कि हिंदी का एक सांप्रदायिक इस्तेमाल आक्रामक रूप में किया जा रहा है, तो जाहिर है कि वो आक्रामकता इसी भाषा में थोड़ी ज्यादा भी नजर आएगी, क्योंकि भाषा तो बस एक मीडियम है जिसका आप मोटिवेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए मैं उसको विक्टिम भी कह रही थी कि आप अपने कुछ एक खास तरह की सियासत के लिए, पॉलिटिकल एग्रेशन के लिए, आइडेंटिटी के लिए, गेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दूसरी भाषाओं के मुकाबले में हिंदुस्तानी की अगर हम देखा जाए, ये आक्रामकता शायद मैंने कुछ पढ़ा नहीं है इस बारे में, लेकिन मुझको लगता है कि शायद हिंदी में ज्यादा तेजी से आ रही होगी। जी, अपूर्व ने ये बड़ी दिलचस्प बात की कि जब ये हिंदी को इन्होंने हिंदुस्तान से जोड़ दिया, उस पूरे स्लोगन से और उसके पीछे जो आइडियोलॉजी उससे जोड़ दिया, तो आप हिंदी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात तो आप हिंदी का झंडा उठाने की कर रहे हैं, लेकिन हिंदी को ही आप नीचे ले जा रहे हैं। ये एक विरोधाभास किसको किस तरह से देखा जाए कि आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते, अपनी चीजों को नष्ट करते। जी, हिंदी को भी और हिंदू को भी, क्योंकि इसमें कई चीजें हो रही हैं। जैसे हिंदी सिर्फ हिंदुओं से जुड़ रही है, तो कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और भारत हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है, और दूसरे हिंदू भी सिर्फ हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। तो फिर किसी धर्म को सिर्फ एक भौगोलिक सीमा में बांध देना कितना उचित है, यह भी विचार किया जाना चाहिए। तो आप शिव जी को तो त्रिलोक का स्वामी कहते हैं ना, तो जब वो त्रिलोक के स्वामी हैं तो क्या वो त्रिलोक सिर्फ भारत है या वो त्रिलोक है? तो यह जो संकीर्णता है, यह राष्ट्रवाद की संकीर्णता है, और यह यूरोपीय राष्ट्रवाद जो एक भाषा एक धर्म एक तरह के लोग इस समीकरण पर टिका था, उसी का भारतीय या हिंदुत्ववादी अनुवाद है। तो जाहिर है कि इसमें हिंदी को भी आप क्षुद्र बना रहे हैं, और हिंदी को जितना क्षुद्र बना रहे हैं उसके साथ हिंदू धर्म को भी क्षुद्र बना रहे हैं, क्योंकि वह सिर्फ भारतीय धर्म है। हिंदू धर्म की बात भारतीय के बिना की ही नहीं जा सकती, यह आप कह रहे हैं। तो जबकि जो दूसरे धर्म हैं उनके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इस्लाम क्या सिर्फ सऊदी अरब का धर्म है, या ईसाइयत क्या सिर्फ इंग्लैंड का धर्म है, ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन हम लोग अपने ऊपर ऐसी पाबंदी लगा रहे हैं। जी तानवी जी, एक अंतिम प्रश्न है मेरा कि क्या ये जो भाषा में जब हिंसा बढ़ती है तो ये हमें एक चेतावनी दे रही है कि कल को समाज में कितने बड़े पैमाने पर हिंसा होने वाली है? इसको इस तरह से भी देखा जाए कि इसकी पहली अभिव्यक्ति भाषा में होती है और फिर जो शारीरिक हिंसा के रूप में सामने आती। शारीरिक हिंसा तो देखिए, मतलब वो तो अति है, मतलब एक चरम रूप है। पर मेरा मानना ये है कि इसको भी कम
नहीं मानना चाहिए कि आपकी अभिव्यक्ति में आक्रामकता बढ़ रही है। यानी हिंसा शब्द बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आक्रामकता वो आक्रामकता एक हिंसा का ही रूप है, और हिंसा के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। जैसे असहिष्णुता एक तरह से आक्रामकता एक हिंसा का ही रूप है। तो वो समाज में इतनी बढ़ रही है, ओछापन, क्षुद्रता और बल्कि अनपढ़ता भी। मेरा मानना ये है कि लोग जो पढ़ते नहीं हैं, जो मीडिया के लोग हैं, अभिव्यक्ति के माध्यमों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका न पढ़ना भी, या बल्कि एक स्वाध्याय की उपेक्षा करना, उसको भी मैं ये मानता हूँ कि एक दूसरे अर्थों में वो भी एक तरह की आक्रामकता ही है। यानी आप अपने आप को उस माध्यम का सिपाही मानते हुए भी कि आपने कलम हाथ में ली है, लेकिन आप अपनी भाषा को मांझना नहीं चाहते, आप अपनी अभिव्यक्ति को बेहतर नहीं करना चाहते, आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल और बुरे शब्दों को से बचने की कोशिश, इसका विवेक जो है वो आप अख्तियार नहीं करना चाहते। मेरा मानना ये है कि ये भी अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और खासकर माध्यमों, क्योंकि लोग जो भाषा सीखते हैं, मैंने कहा कि मैं हिंदी पढ़ के नहीं आया, मैं वाणिज्य का विद्यार्थी था, पूर्वानंद जी को मालूम है। हिंदी पढ़कर जो लोग आते हैं उनकी हिंदी तो कम से कम संजीदगी भरी होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो हम लोग ठीक ठाक, हमको एक ऐसी विरासत भाषा की मिली, तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि साहित्य का परिवेश, बेहतर परिवेश से इतनी समझ हमको कुछ लोगों ने, या हमारे बल्कि पूर्वज थे, उन्होंने दी। और मैंने कहा कि ऐसे संपादक, ऐसे पत्रकार, खुद आप उदाहरण दे रहे थे कि साहित्यकार जो हैं वो भी पत्रिकाओं के संपादक होते थे, तो उन लोगों ने एक ऐसा समाज बनाने में निश्चय ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई जिसमें विवेक था। आज आप न पढ़ना चाहते हैं, न आपको पढ़ने के लिए ऐसी सामग्री सहजता से उपलब्ध है। अगर कोई साहित्य अनुरागी नहीं है तो किताब कविता की लेके आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप पहले सारिका भी खरीदते थे, जो कहानियों की पत्रिका थी, उसमें भी आपको कविताएं मिल जाती थी। उन्होंने पूरा दुष्यंत कुमार पे अंक ही निकाल दिया था। तो ये जी जो परिवेश है, वो परिवेश भी उपलब्ध नहीं है। तो अब उन लोगों पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद है जो ऐसे माध्यमों में आ गए हैं, अपना रोजगार बना चुके हैं। तो समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, क्योंकि आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में दुधारी तलवार है। तो आप अच्छी भाषा अगर अर्जित नहीं करते हैं, और आप एक बहुत छोटी, बहुत सीमित शब्दावली की भाषा में खेलते रहते हैं, तो वो जो जली जली वाली जो भाषा है, वो भाषा अखबारों में, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पे आएगी, और आ रही है। वो चूंकि पढ़े लिखे लोग, यानी लोग पत्रकारों को पढ़ा लिखा मानते हैं, साहित्यकारों को पढ़ा लिखा मानते हैं, लेखकों को, वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी समाज आप मान के चलिए कि वो भी उनको उनसे उन्हीं का अनुयायी होगा, उनका अनुसरण करेगा। तो जी उस पर सोच करने की जरूरत है कि जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो सजग हों, उनमें विवेक जो है वो किसी तरीके से आए, और वो अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आप किस तरह की भाषा समाज को दे रहे हैं। क्योंकि आपके खुद के पास में अच्छी भाषा नहीं है, और आप उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अंततः औरों को भी खराब या हिंसक या आक्रामक, असहिष्णु भाषा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है। जी एक छोटी छोटी टिप्पणी में आप दोनों की भी चाहूंगा। हिंदी को अहिंसक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? अपूर्वानंद जी। हिंदी को अहिंसक बनाने के लिए, या बढ़ती हिंसा से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? तब वो सारा कुछ नहीं किया जाए जो अभी किया जा रहा है। यानी हम मुझे बार बार गांधी की बात याद आती है, जब वो अपने लिखने की शैली की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे ज़ुबान पर चुस्त फिक्रे आते हैं, मेरे ज़ुबान पर ऐसे फिक्रे आते हैं जिससे मैं दूसरों पर हमला कर सकूं, लेकिन मैं हमेशा उनको काबू करता हूँ। तो जो व्यंग्यपूर्ण, आक्रामक, ऐसा नहीं है कि गांधी को भाषा कहा जाता है कि गांधी दुनिया में अंग्रेजी जानने वाले 10 सबसे माहिर लोगों में से एक थे। तो अंग्रेजी का हर प्रकार उनको आता था। लेकिन आप वाइसरॉय को लिखी हुई उनको चिट्ठियां देखिए, जिनमें उन कहीं से आक्रामकता नहीं है, कठोरता नहीं है ना। तो जब तक हम यह संयम नहीं बरतेंगे, यानी संपादन हम लगातार न करते रहें खुद अपने, और इस प्रलोभन से हम बच सकें कि अरे यह करने से तो मैं उसको चुप ही कर दूंगा,
तो आपको हमेशा यह समीक्षा करते रहनी पड़ेगी कि क्या मैं उसे चुप करने के लिए कर रहा हूँ या मैं उसको बातचीत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर रहा हूँ कि वो बातचीत के लिए प्रोत्साहित हो। यह प्रश्न हम जब तक अपने आप से करते रहेंगे, भाषा बचेगी। जिस समय ये प्रश्न करना छोड़ देंगे, भाषा समाप्त हो जाएगी। अर्जुमन जी। जी, बहुत अच्छी बात कही अपूर्वानंद जी ने, और मुझको यही लगता है कि जहां से तर्क करना और बातचीत संवाद खोलना असंभव हो जाता है, वहां से आक्रामकता और गाली शुरू होती है, हिंसा शुरू होती है। तो ये बातचीत के दरवाजे खुले, इस माहौल को पैदा करना बहुत जरूरी है, और सामने वाले के वजूद को कबूल करें और उसको अपने ही एक अंग माने। जब तक ये सहिष्णुता पैदा नहीं होगी, शायद भाषा का में बदलाव लाना मुमकिन नहीं होगा। तो एक बेहतर माहौल बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुल मिलाकर ये कि अगर हिंदी को अहिंसक न बनाया गया तो जी जी एक एक पंक्ति में जो कहना था मुझको तो कहने का मौका नहीं मिला। आपने कह चुके थे, इसीलिए मैंने उस प्रश्न को दूसरे जी प्लीज मजाक कर रहा था मैं। जी आपने उस पर लंबी टिप्पणी की थी, उसी प्रश्न को मैंने बाकी दोनों एक एक पंक्ति मेहमानों के सामने रखा। जी सोच रहा था कि मैं आपको सुझाव दूं कि ऐसे कार्यक्रम और आप और ज्यादा कीजिए। जी मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि हिंदी अंचल में अपराध और हिंसा शेष भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसकी एक वजह हिंदी पट्टी की राजनीति का चरित्र हो सकता है, बल्कि वो है ही। लेकिन क्या और भी कारण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में इसी प्रवृत्ति की पड़ताल कर रहे हैं। देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं हिंदी अंचल में जो सामाजिक स्थिति है, वहाँ के दो बड़े समुदायों की, हिंदू समुदाय जो बहुसंख्यक है और मुसलमान समुदाय जो अल्पसंख्यक है, वो इस पर बात करने के पहले मैं एक बार फिर आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूँगा कि स्त्रियों, बच्चों, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा, हत्या, बलात्कार आदि के जो जघन्य अपराध देश भर में होते हैं, उनके लगभग 70% दुर्भाग्य से हिंदी अंचल में होते हैं। इसमें घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, एक व्यापक माहौल में एक तरह की हिंसा, ये सब शामिल नहीं है। इसमें जो भाषिक हिंसा है, जो तरह तरह की और आचरण में जो हिंसा है, बाजार की जो हिंसा है, वो भी इसमें शामिल नहीं है। पर ये जघन्य अपराध है। और इसके अलावा हिंदी अंचल में इधर झूठ, घृणा, अत्याचार, सामाजिक हिंसा और कई तरह की हिंसाओं का जो प्रचार प्रसार हुआ है, उसने उसे इस मामले में भी देश में अग्रणी बना दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और गहरी विडंबना और क्षोभ की बात है कि हमारा हिंदी अंचल इस तरह की सर्वथा नकारात्मक प्रवृत्तियों में देश में अग्रणी है। ऐसा क्यों है? आखिर इसी हिंदी समाज ने
महान लेखक, महान साहित्यकार, कलाएं, संगीतकार, रंगमंच, स्थापत्य आदि पैदा किए हैं। ऐसा क्या है जिसने हिंदी समाज को इस तरह अपने चंगुल में ले रखा है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कुछ तो इसमें भूमिका राजनीति की, धर्मों की, शिक्षा की है, जो कि एक तरह से नियमन करते हैं सामाजिक प्रवृत्तियों का। लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारी निश्चय ही इस बात की भी है कि हिंदी अंचल में हिंदुओं और मुसलमान दोनों समुदायों में सामाजिक सुधार का कोई बड़ा आंदोलन या छोटे छोटे कई आंदोलन भी नहीं हुए। और ये भी सोचने की बात है कि मसलन हिंदुत्व का बहुत प्रचार प्रसार और उस पर इसरार करने वाली जो शक्तियां हैं, उन्होंने सामाजिक सुधार का कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाया? अगर चलाया है तो मुझे पता नहीं है। वो चलाया है अपनी ही कट्टरता में, अपनी ही पक्षधरता में लोगों को दीक्षित करने का। लेकिन वो सामाजिक सुधार का आंदोलन तो नहीं है। सामाजिक सुधार का आंदोलन होता तो उसका आशय होता कि दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, अंधविश्वास, अनेक सामाजिक रूढ़ियां, क्रूर वृत्तसत्ता, स्त्रियों की भागीदारी और समकक्षता में कमी, सामाजिक हित की संस्थाओं की क्षीण सक्रियता आदि क्षेत्रों में कुछ सुधार हुआ होता। कोरोना काल की याद करिए। उस दौरान सबसे अधिक लोग तरह तरह की क्रूरताओं को, सत्ताओं की तरह तरह की क्रूरताओं को बर्दाश्त करते हुए अपने गांव घर लौटे। बहुत लोगों को पैदल जाना पड़ा। रेलगाड़ियां तक बहुत देर से मिली। रेलगाड़ियों में किराया इतना बढ़ा दिया गया कि आसानी से लोग वो किराया दे नहीं सकते थे। वो दारुण दृश्य हमने देखे हैं, हम सबको याद है। उस दौरान जो लोग सरकार से अलग लोगों को सहायता देने, राहत देने सामने आए, उनमें सबसे ऊपर तो था सिख समुदाय, उसके बाद मुसलमान समुदाय, और सबसे पीछे था हिंदू समुदाय। हमारे मंदिरों के पास अपार धनराशि है, इतना चढ़ावा आता है, उसका वो क्या करते हैं? अभी तो केदारनाथ मंदिर में 1.5 अरब का सोना चोरी हो गया। और इन मंदिरों ने उस दौरान आगे बढ़कर अपने ही बंधु बांधवों, अपने ही धर्म के अनुयायी बंधु बांधवों की मदद करने में बहुत कोताही की। जाहिर है कि ये समाज, विशेषतः हिंदू समाज, उत्तर भारत का हिंदू समाज धीरे धीरे बहुत ही नैतिक रूप से खोखला, पतित, नैतिक रूप से बहुत ही असंवेदनशील और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से
निरंतर भागता हुआ समुदाय बनकर रह गया है। और ये क्लेश की बात है, ये क्षोभ की बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या तरह तरह की झांसों की राजनीति में, धर्मांधता और सांप्रदायिक की राजनीति में तो इतनी आसानी से आ रही है, और उसमें अपने को सुधारने, अपने सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, उसको एक तरह से अपडेट करने, उसको बदली हुई परिस्थितियों के अधिक अनुकूल करने की पहल का इतना अभाव है। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हमको हिंदी अंचल में सामाजिक सुधार के एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। आपको याद होगा, महात्मा गांधी और उनके सहयोगी जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे तो उनकी प्राथमिकता तो औपनिवेशिक शासन से भारत को मुक्त कराने की थी, स्वतंत्रता पाने की थी। लेकिन साथ साथ महात्मा गांधी खादी का आंदोलन, स्त्री शिक्षा का आंदोलन, हरिजन सेवा का आंदोलन, ये सब भी चला रहे थे। कुष्ठ रोगियों की सेवा का स्वयं वो प्रयत्न कर रहे थे। तो ये कोई कारण नहीं आप कि हम और चीजों में व्यस्त हैं। जीवन तो मित्रवर सबको एक ही मिला है, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। और उसमें अगर वो सामाजिक सुधार की कोई पहल नहीं करते तो उनका जीवन अकारथ जाने वाला है, जा ही रहा है। क्योंकि हासिल क्या होगा अगर सामाजिक सुधार नहीं हुए? तो जघन्य अपराधों की सूची में आप सबसे ऊपर रहे आएंगे। आपकी स्त्रियों की, बच्चों की, आपके पड़ोसियों की जीवन रक्षा में भी की भी कोई गारंटी नहीं होगी, और आपसी सद्भाव में भी आप चूकेंगे और घृणा और झूठ और हिंसा के चंगुल में फंसेंगे। इससे फौरी तौर पर भले आपको कुछ आनंद मिलता हो या कोई संतोष मिलता हो, अंततः तो वो आपको सुखी नहीं कर सकता। संसार में कोई भी घृणा, असत्य और सद्भाव के अभाव से सुखी नहीं हुआ। तो एक इतना बड़ा अंचल कैसे हो जाएगा? हमको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ताना बाना में आज बस इतना ही। ताना बाना का आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।